मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बैठा हुआ हूँ इस सारे मामले में, लेकिन अपनी सीनियरिटी का, वरिष्ठता का कभी दुरुपयोग नहीं किया मैंने। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने हर साल लिख कर के दिया है सोनिया गांधी को कि मेरी उम्र अब इतनी हो गई है, मुझे आप किसी भी पद पर मत रखना और मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। पद, प्रतिष्ठा और पैसा, ये तीन चीज़ मुझे आपसे नहीं चाहिए। मेरे लायक कोई काम हो तो बता देना। अब मैं इतने वर्ष का हो गया हूँ और मेरे बाद वालों को यदि समय नहीं मिलेगा तो वो कैसे मुझे पसंद करेंगे। मेरे बाद वाली पीढ़ी का हक है कि वो अपना अधिकार प्राप्त करें। ये लिख कर के हर साल 1 जनवरी को पहला पत्र ही मैं अपने नेता को लिखता हूँ। 1 जनवरी को हर साल। पहले जवाहरलाल जी को लिखता था, इंदिरा जी को लिखता था, राजीव गांधी को लिखता था, मेरे नेताओं में शामिल हैं, सोनिया गांधी को लिखता हूँ, तो इन सबको। तो इसका लाभ मुझे सारे देश में मिला है। और लोकसभा, राज्यसभा का लाभ मुझे ये मिला कि सारे देश को मैंने 4 बार घूम के देखा है। देश का कोई हिस्सा नहीं बचा है कि जो मैंने नहीं देखा हो, सारे हिस्से देख के मिला, बिल्कुल। तो उसका लाभ मुझे बहुत मिला है अभी तक। जैसे आज इस वक्त में जब आप बैठे हैं तभी मेरे पास अभी टेलीफोन आया था, सवेरे तो आया दरभंगा से, कभी समय कहाँ जाऊँ, कभी समय। दूसरा आया मेरा ब्यावर से, ब्यावर पास में। मैंने कहा नहीं आ सकूँगा यार, मैं क्षमा कर देना मुझे। यानी लोग बुलाते हैं तो वो कहते हैं, एक बात विशेष कहते हैं, बोले आजकल क्या कर रहे हो, मुझसे लोग पूछते हैं। मैंने कहा कि आजकल शोभा बढ़ा रहे हैं, आपके आने से हमारी शोभा बढ़ेगी साहब। अच्छा तो शोभा बढ़ा रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग अपना जीवन बहुत सुखी होकर के आराम से जी रहे हैं। हमें कोई असंतोष या, और मेरा किसी से विवाद नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है मेरा, बिल्कुल। और मैं मंच पर ध्यान रखता हूँ, हमेशा ध्यान रखता हूँ कि बाद वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करना मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है, बिल्कुल। मैं उसको बगैर सुने नहीं उठूँगा, बिल्कुल। सब पूरा सब सुनता हूँ कि हमारे बाद वाले भी कुछ लिख रहे हैं, उनसे सीखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं लोग। और मुझे एक बात की खुशी है, मैं तो बोल तो मालवी का कवि हूँ, मालवी में लिखा, मालवी से शुरू हुए तो और अभी भी छोटा मोटा कुछ न कुछ एक आध चुटकी काट लेते हैं, लेकिन मालवी में इन दिनों गैर मालवी लोग ज़्यादा लिख रहे हैं। हाँ, मराठी लोग ज़्यादा लिख रहे हैं, गुजराती लोग ज़्यादा लिख रहे हैं। जो मालवी नहीं बोल सकते थे, जिनका जन्म से मालवी से कोई संबंध नहीं है, वो मालवी में ज़्यादा लिख रहे हैं और मालवी पत्रिकाएँ निकल रही हैं सब। तो इस बात की प्रसन्नता है। रहा सवाल हिंदी का, तो हिंदी का तो मेरा एक छोटा सा व्रत है, भगवान करे आप में से कोई ले ले तो अच्छा लगे मुझे। छोटा सा व्रत है। अंग्रेजी में अगर विवाह का निमंत्रण आए तो मैं उत्तर भी नहीं देता हूँ। समझ रहे मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ। जाना तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर विवाह का निमंत्रण, इन लोगों से भी कहता रहता हूँ, घर वालों से, तुम्हारे यहाँ से शादी का किसी का बच्चे का कोई कार्ड अगर अंग्रेजी में छपे तो मेरा नाम मत छापना उसमें, मैं नहीं आऊँगा। क्या बात है साहब, मैं नहीं आऊँगा। इसलिए आप सर विरल हैं। लोग, अब मैंने कहा अंग्रेजी का ये धौंस किस पर जमा रहे हो भाई। अभी 1 तारीख 15 को 13 को शादी हुई यहाँ, अभी ये सब आपको लाने वाले लोग गए थे वहाँ पर, तो उनके यहाँ मैं नहीं गया। उनके बेटे का बाप और माँ दोनों आए। मैंने कहा ये निमंत्रण वापस ले जाइए, मैं इसमें नहीं आऊँगा। बोले क्यों? मैंने कहा ये अंग्रेज़ी में है, ये ना आपकी माँ का दूध है ना मेरी माँ का दूध है। क्या बात है। तो न तो मैं आपको अपनी माँ का दूध का अपमान करने दूंगा, ना मैं मेरी माँ के दूध का अपमान बर्दाश्त करूंगा। ये निमंत्रण वापस ले जाइए। जब हिंदी में छपे तो मेरे पास भेज देना। ये कठिन व्रत है और आप ही इसका। अरे कठिन क्यों? इसमें कठिन क्यों है? मेरे समझ में नहीं आता। आपके चरण छूता हूँ, इतना महान व्रत लेके और चलना जीवन भर,
ये तपस्या हम है। सारे देश में 2 लोग थे ऐसे। अच्छा। हाँ, तो एक चला गया। एक थे पिलखुआ के शिव कुमार गोयल, अच्छा। गाजियाबाद जिले के, जो कल्याण के सबसे बड़े लेखक थे। ओहो। वो भी निमंत्रण, वो चुप रह जाते, उत्तर नहीं देते थे बिल्कुल। उनका देहांत 2 साल पहले हो गया। अब इस व्रत का निवाह करने वाला मैं अकेला बैठा हुआ हूँ कि जो शादी के निमंत्रण, हाँ, बाकी आप अपना व्यापार अंग्रेजी में करिए, किसी भी देशी भाषा में करिएगा। आप अगर पंजाबी हैं तो पंजाबी में छाप के ले आओ, मैं पढ़वाने की व्यवस्था कर लूँगा। आप अगर मराठी हैं तो मराठी में छाप के ले आओ, कर लूँगा व्यवस्था। गुजराती हो तो गुजराती में छाप लाओ। लेकिन अंग्रेजी है तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो यार महारानी विक्टोरिया आएगी, हम क्यों आएंगे बताइए। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम क्यों आएंगे। सर, आपकी जीवन वृतांत को सुनते हुए मन आंदोलित भी हुआ और उसमें संबल भी पाया कि इस कठिन दौर से गुजरकर आप देश के एक शीर्ष जो संस्था है हमारी संसद, वहाँ तक गए। मैं पहले तो उस महान माँ को प्रणाम करूँगा जिन्होंने वो संस्कार आप में डाले और इस देश को, इस समाज को और हमें हिंदी साहित्य समिति के एक उपाध्यक्ष के रूप में आपको सौंपा है। सचमुच में ये बहुत विरल है और मेरी स्मृति में जो कुछ भी मैंने साहित्य को पढ़ा, लिखा और देखा, जीवनियाँ पढ़ी, ये तो बिल्कुल नहीं भिन्न है, एकदम से भिन्न है। और भिन्न क्या है, अद्भुत भगवान ने किस तरह से आपको शक्ति दी है और आप यहाँ तक आए हैं। अब आपका एक प्रश्न है कि पहली कविता कब लिखी? जी जी जी। वो एक बहुत मीठा संस्मरण है जी। मैं चौथी का विद्यार्थी था, 9 वर्ष का। जी। और स्कूलों में आप जाते हो, मिडिल स्कूलों में, जी। तो वहाँ देखते होगे कि कक्षा प्रतियोगिताएं होती है किसी न किसी विषय पर। जी। सब सारा स्कूल बैठता है और एक अध्यक्ष बना देते हैं। जी जी जी। किसी शिक्षक को एक संचालक होता है जी। और 2 निर्णायक होते हैं जी। उसमें कि भाई कौन प्रथम आया। तो मैं चौथी का विद्यार्थी था, तो मैं गाता हुआ बेग भी मांगता था, तो गाता हुआ भी मांगता था। पूजा करने जाता पीपलोन मंदिर की, तो उसमें भी गाता गाता जाता ना, गाता गाता आता था। तो इस बार का विषय रहा हमारे वक्त का व्यायाम। जी। तो सहज मेरे मुंह से गाते गाते एक पंक्ति निकली, भाई सभी करो व्यायाम। और इसमें इसलिए मुझे सुविधा थी कि इसमें तुक मिलाने के लिए नंदराम शब्द ठीक था। है कसरत ऐसा अनुपम गुण है, कहता है नंदराम भाई सभी करो व्यायाम। है तो मैंने 5-6 पंक्तियाँ इसकी बनाई। और रामनाथ जी उपाध्याय हमारे, हमको 6ठी 7वीं पढ़ाते थे हिंदी। उन्होंने कहा कि बाबा जी ये कुछ किया, तैयारी है? तो मैंने कहा साहब ये मैंने ये गा के सुनाओ। गाया मैंने। बोले ये कविता है, ध्यान रखना, क्योंकि बीच में 4-5 नाम और दे करके उनका व्यायाम से रिश्ता जोड़ा था। ये कविता है बेटा तेरी, ध्यान रखना, इसको पूरी याद कर ले, कहीं ना कहीं सुनानी पड़ेगी। चौथी क्लास के कक्षा टीचर ने मुझे उस क्लास का प्रतिनिधि बना दिया। वाह। और बोले कि हमारी क्लास का प्रतिनिधित्व नंदराम दास बैरागी करेगा। उस वक्त बालकवि बैरागी नहीं बने थे। हाँ। नंबर आया मेरा तो सब खूब तालियां बजी ना, खूब अच्छा लगा लोगों को। और निर्णायकों ने फैसला दिया और अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि चौथी क्लास फेल हो गई, असफल हो गई। अरे वाह। जी। तो मेरे शिक्षक का नाम था भैरवलाल जी उपाध्याय, भैरव प्रसाद जी उपाध्याय, भैरवलाल, ये राजस्थान के थे। वो काला ब्राह्मण परशुराम हो गया साहब। उन्होंने कहा कैसे असफल हो गया? अरे साहब, और आपस में झगड़ा हो गया, शिक्षकों का झगड़ा, मन मुटाव भी सामने आ गया। तो बोले ये कभी नहीं होगा बर्दाश्त, ये सारी बैठक रद्द मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पहले निर्णायकों से पूछ लो कि भाई आप असफल क्यों हुए, फेल क्यों हुए। तो वो निकालो, हाँ ये निकाल के इसकी जगह लगा दो।
तो उन निर्णायकों ने ये कहा, जो तकनीकी बात थी, जी। कि साहब ये भाषण प्रतियोगिता थी, कविता की प्रतियोगिता नहीं थी, ओह। इसलिए ये असफल है। उन्होंने कहा नहीं होगा साहब, बिल्कुल नहीं होगा। तो साकुरीकर साहब हेडमास्टर थे मनासा के स्कूल में, मिडिल स्कूल में। हमेशा जो प्रधान शिक्षक होता था वो वहीं से आता था, इंदौर से ही, अच्छा। और मराठी भाषा ही होता था। ओह। ये सब उनकी एक नीति थी, राजभाषा उनकी ये है। होलकर स्टेट था इसलिए। हाँ, तो साकुरीकर साहब खड़े हुए, उनकी आदत थी यूँ आस्तीनें चढ़ाने की, यूँ बार बार चढ़ा। उन्होंने कहा कि नतीजा चाहे जो हुआ हो। उन्होंने जेब में से 2 रुपये का नोट निकाला और मुझे दिया कि ये तुम्हारा पुरस्कार है, इनाम है, और ये जो करते रहें, तुम अपना काम करते रहो, जाओ बेटा। बस। अब साहब उस ज़माने में 2 रुपये मिल जाना बड़ी बड़ी बहुत बड़ी रकम थी वो। तो साहब कविता का पारिश्रमिक तो बाद में मिला, लेकिन पुरस्कार तब से मिलना शुरू हुआ। तो छोटे मोटे, अब मैं पुरस्कार नहीं लेता हूँ। ये एक बात और बता देता हूँ। अच्छा। मैं अब पुरस्कार नहीं लेता हूँ कोई सा भी, अब मैं सम्मान स्वीकार करता हूँ। पुरस्कार के लिए कोई मैंने एप्लीकेशन दी है क्या? जी जी। क्या कोई कतार में खड़ा हूँ जी। क्या हुआ है कि आप मुझे पुरस्कार दे रहे हैं? किस बात का पुरस्कार दे रहे हैं? तो अब मैं सम्मान स्वीकार करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी साहित्य समिति, हमारी साहित्य समिति, जी। ये मुझे आज मेरा यश को देखते हुए ने मुझे दे दे 1 लाख रुपया, तो मैं लूँगा नहीं, माथे चढ़ा लूँगा ना, वापस लौटा दूँगा। खेला वो मुझे नहीं चाहिए। मैं इस संस्था का उपाध्यक्ष हूँ, मैं सम्मान लूँ आपसे, अपना जो कुछ काम बताओ वो कर दूँ, जहाँ कहो वहाँ दस्तखत कर दूँ, और प्रणाम मेरा स्वीकार कर लो, महाराज ले लूँगा। और आज तक मैंने एक भी सरकारी एकेडमी का कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कभी नहीं लूँगा सरकारी का। और गैर सरकारी का तो सम्मान जो देगा लूँगा, उसमें कोई मना नहीं करता है। ये अभी भी सम्मान नहीं होता तो मैंने मंच पर कहा, मैंने कहा कि अगर ये पुरस्कार है तो मैं इसे वापस यहीं अर्पित कर जाता हूँ मेरठ को, और सम्मान है तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो अभी वहाँ से अम्बाला छावनी से टेलीफोन आया, उसका कृष्णा महाजन जैन, अपना महाराज कुमार जैन की पत्नी, इंदौर वाली लड़की, वो दुबे, कृष्णा का वो वहीं है आजकल। अच्छा, वहीं रहती है। अच्छा। वो महाराष्ट्र तो चले गए दुनिया से, लेकिन उनने कहा कि आपको बधाई, आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। मैंने कहा कृष्णा जी आपको जानकारी गलत है, मुझे सम्मान मिला है, पुरस्कार होता तो मैं तो वहीं वापस कर देता। और ये बोले आपने तो मुझे नई बात सिखा दी कि सम्मान और पुरस्कार में फ़र्क होता है। मैंने कहा पुरस्कार तो आपसे कभी तोड़ जोड़ करके ले लेते हैं लोग, सम्मान तो आप अपनी मर्जी से देते हो, तो सम्मान होता तो ले लेते हैं, लेकिन जो सम्मान नहीं है और पुरस्कार है तो वो नहीं लेता हूँ बिल्कुल। सर, आपकी स्मृतियों में बहुत सारा साहित्य भी है, और चूँकि आप एक राजनेता के रूप में देश और समाज की सेवा करते रहे और आज भी कर ही रहे हैं। जब आप संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्य थे, यद्यपि वो हिस्सा साहित्य से विलग है, लेकिन भाषा के प्रगति के लिए ही काम करता है। जानना ये चाहेंगे कि उस समय जो आपने देखा है कार्यालयों में काम करते हुए लोगों को, और आज तक के, चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन का समय देखा, फिर आज़ादी देखी और आज़ादी के बाद का इतना कालखंड देखा, आपके अनुभव में क्या आता है कि कुछ हिंदी की प्रगति हुई है या अभी कहीं हम ठिठके हुए हैं? पहले तो आप एक बात 2 बार रिकॉर्ड करो मेरी इस बात को कि दुर्भाग्य से मैं आज़ादी की लड़ाई का सिपाही नहीं रहा। अच्छा। ये मेरा दुर्भाग्य था। मैं केवल आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सिपाहियों का, सेनानियों का, नेताओं का पोस्टमैन था। मुझे खुद पता नहीं कि इस पत्र में क्या है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जा रहे हो उधर, तो यार वो बहुरंग वाले को दे देना यार। तो हमें क्या पता इसमें क्या है। उम्र ही 14 साल 15 साल की थी, और दोनों घरों का संघर्ष था। यहाँ भी भीख मांगो, रामपुरा में भीख मांगो, मेरे सगे ननिहाल में मैं भीख मांगता था।
मेरी सगी फूफी और सगा फूफा वहीं था, लेकिन रोटियां मांगनी पड़ती थी मुझे गांव में, और उन जिनके यहाँ से रोटियां मांगता था उन लोगों ने मेरा राजनीतिक व्यक्तित्व बनाया। तो एक तो मैं आज़ादी का सिपाही नहीं रहा, लेकिन पार्लियामेंट में जाने के बाद में, उसके पहले मैं यहाँ इसमें विधानसभा में रह चुका था। जी जी। तो जाने के बाद में मुझे राजभाषा समितियों में रखा गया। जी 11 वर्षों की वहाँ के संसदीय जीवन में मैं कम से कम 20 एक समितियों में रहा, छोटी बड़ी। जी। तो प्रयत्न तो सब दूर किया जा रहा है, हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमारी नौकरशाही है, अफसरशाही है, उसके गले हिंदी नहीं उतर रही है। जी। वो तब भी थी और आज भी वैसी स्थितियाँ हैं। और आप मुझे बताइए कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक जो अच्छे पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। आप इंदौर में देख लेना जाकर। सही है, सही है। उनके माता पिता तो यहाँ है, सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। और जब उनसे कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो बोले बच्चे नहीं मानते साहब, बच्चे वहीं जाना चाहते हैं। जब आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर आपके बच्चे कहाँ हैं? और हमारे यहाँ बड़ा स्कोप है भारत में। माँ और बेटा साथ में खड़ा हुआ हो या बिटिया साथ में खड़ी हो, तो ये किसका बेटा है? तो माँ कहती है कि मेरा बेटा है। और पिताजी साथ खड़े हुए हैं, और उस पिताजी से पूछो माँ के सामने यहाँ वहीं कि ये किसका बेटा है, तो बोले साहब आप ही का है। या तुम्हारा भला हो। अब वो पुरुष घबरा के देखता है उसकी पत्नी की तरफ, वो हाँ करे तो हाँ करूँ। आए दिन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जी 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 जी। और वो वहाँ जाकर के सीधा अंग्रेजी में हस्ताक्षर शुरू करता है। जी। हिंदी में ना अपना नाम नहीं लिखेगा, अंग्रेजी में लिखेगा। तो ऐसी पीढ़ियों के हम अभिभावक हैं। जी। तो कम से कम उनसे कहो कि हिंदी में हस्ताक्षर करें, जी। इतना तो करें कम से बिल्कुल कम। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये कहो उनसे, आपके बच्चों को भी कहो, जी। सबसे। और बड़ा अटपटा मानते हैं बच्चे। बहुत, हाँ बड़ा। बहुत। तो इस तरह से जीवन में चलता रहा। तो कवि सम्मेलन में मैं, जैसे अभी आज ही मैंने 2 निमंत्रण मना किए हैं। जी। आज जी। अब इस उम्र में कहाँ जाके बताओ क्या मैं, और हमारी व्यवस्था ऐसे करना वैसे करना वैसे करना है यार, बहुत मुश्किल जाता है बिल्कुल। लेकिन अच्छे कवि सम्मेलन गैर हिंदी प्रदेशों में होते हैं। अरे वाह। हिंदी प्रदेशों में तो कवि सम्मेलन के गड्ढे मड्ढे हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कवि सम्मेलन गैर हिंदी प्रदेशों में होते हैं। महाराष्ट्र में होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, आपके इसमें तमिलनाडु में होते हैं। हिंदी संप्रेषित होती है? अरे आराम से, कोई कमी नहीं है किसी की। तो है ना, हिंदी के संप्रेषण में तो कोई झगड़ा ही नहीं है किसी तरह का, बिल्कुल। हाँ। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी सर। राजभाषा समितियों में रहकर के मैंने सीखा है, जी। जैसे हिंदी आ रही है वैसी आने दो, रोको मत। आपका एक बच्चा तोतला बोल रहा है, तो आप क्या करते हो? बोलना बंद नहीं करवाए, उसका बोलना बंद नहीं करवाते हो, और पड़ोसियों को बुलाते हो, यार सुनो यार, देखो कैसा बोलता है यार ये, ठीक है? तो आ रही वैसे, ये हिंदी की जिसे कहते हैं कि हिंदी की शुद्धता का समय नहीं है, आने का समय है उसका। आने दो, जैसी आ रही है वैसी आ रही है, जैसी आ रही है लोग अपने आप शुद्ध कर लेंगे, सीधा कर लेंगे उसको, बिल्कुल। और आपको इंदौर में रह कर के सीधा फर्क लग जाएगा। किसी भी हिंदी की संस्थान है, जैसे मान लीजिए मैं इसके ऊपर उंगली नहीं उठाता हूँ कभी भी, क्यों नहीं, साल में 4 सम्मेलन गुजरातियों के होते हैं, क्यों नहीं 2 सम्मेलन मराठियों के होते हैं समिति की ओर से? आप समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं। आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो हिंदी की सेवा करेंगे। करेक्ट।
लेकिन हम उनको अपने जाजम पर बैठाने के लिए कब बुलाएंगे? ये कहिएगा वहाँ उनसे, जो अपने पदाधिकारी हैं सब। हाँ, ये उपदेश वाली बात नहीं है, फटकार वाली बात नहीं है, ये निवेदन है, आग्रह है हमारा कि दूसरी भाषाओं को, सिंधी का एक भी व्यक्ति आपके यहाँ आकर के, किसने सिंधी भी तो आकर के बसे हैं आपके यहाँ, बहुत 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 बड़े हैं। तो इन सारी बातों पर भी सोचना चाहिए, हम हिंदी वालों ने सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और हिंदी सरलतम भाषा है, हिंदी को कठिन और जटिल मत बनाओ, गले उतरती भाषा का उपयोग करो। जब हम उसको कठिन बनाने लग जाते हैं तो फिर, और सबसे बड़ा हमारे देश पर चोट क्या हुई, सबसे बड़ी चोट, ये बात आपसे कोई नहीं कहेगा, ना किसी ने कही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे जी। कोई, मुझे इसका अहंकार नहीं है, नम्रतापूर्वक कह रहा हूँ। जिसने भी संस्कृत को देवभाषा कहा उसने हिंदी के साथ अन्याय किया। वो तो देवताओं की भाषा हो गई, करेक्ट, मनुष्यों की भाषा ही नहीं बची। नहीं बची। अरे अब आप संस्कृत में कहाँ बोलेंगे? आपके बच्चे संस्कृत शालाओं में नहीं जाते? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, पूरा कट गए, क्योंकि वो तो देव भाषा हो गई, वो तो देवताओं की भाषा है। तो मनुष्यों की भाषा तो सचमुच हिंदी है आपकी। और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आपको कड़वी लगे, आप संपादन बाद में करेंगे, मुझे पता है, तो आप चाहो तो उन अंशों को निकालो। क्यों निकालेंगे, ये तो हमारे लिए धरोहर है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अरे उसमें। क्यों सर। लेकिन दूसरा, अंग्रेजी के बारे में एक बात विशेष कह रहा हूँ, और उसको प्रमुखता के साथ उछालो उस बात को, जी। कि अंग्रेजी एक भाषा है, उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान की तलाश में तो अंग्रेजी भी हमारे यहाँ आता है। क्या बात, बहुत अच्छा है। और जो अंग्रेजी में पढ़ लिख लिया है उसका भविष्य भारत में नहीं है, जी, उसे बाहर ही जाना है। यानी बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, उसका भविष्य कहाँ है? आपके पास उसका भविष्य है क्या? वो जानते ही नहीं है। उसके पास ज्ञान तो हिंदी का है और भाषा अंग्रेजी है। तुम्हारा भला हो, सारी पीढ़ियां जा रही बाहर। तुम समझ ही नहीं सकोगे कि क्या मतलब होता है। जिसने देव भाषा घोषित कर दी इसको, उसने हिंदी के रास्ते में एक कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे 10 बार सोचो कि जाते कि नहीं जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, ये समय है जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बनावटी बौद्धिकता का वर्ष है। लोग बौद्धिक होने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं लगता है? ना, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। बनावटी बौद्धिकता का ये युग चल रहा है, जी। पूरा वर्ष ही नहीं युग चल रहा है। जी जी, तो बनावटी बौद्धिकों को बर्दाश्त करना हिंदी वालों के लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। संस्कृत वाले कर जाएंगे बर्दाश्त, क्योंकि वो देव भाषा है। देवता लोग। लेकिन आप इन सारी बातों पर गंभीरता से विचार करके इन मुद्दों को सामने लाएंगे तो कुछ बातें नहीं होगी लोगों के सामने। सर, आप बहुत पहले से कवि सम्मेलनों के, आप तो बालपन से ही कवि सम्मेलनों से जुड़े हुए हैं। उस समय जो मंच हुआ करते थे जहाँ कविता पाठ होते थे, और आज भी आप मंचों से जुड़े हुए हैं, कितना फ़र्क दिखता है? कविता कहाँ से कहाँ पहुँचा दी गई? ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कवियों पर सीधी उंगली है जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ श्रोता कैसे हैं आपके? जी, समाज में उनका भी स्तर गिरा है। अगर श्रोता नहीं हो तो कविता पाठ क्या काम का, किसके काम का है? यानी ताली दोनों तरफ की है। दोनों तरफ की ताली है। और पहले कवि सम्मेलन होते थे साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए, संगीत के लिए। आजकल कवि सम्मेलन होते हैं मनोरंजन के लिए। तो उस कवि ने क्या बिगाड़ा है जो आप उससे मनोरंजन लिखवा रहे हो? सही है। अरे साहब, कवि सम्मेलन सफल होना चाहिए साहब। डिमांड सप्लाई वाला ही फार्मूला है। तो इसलिए वो अच्छी कविताएं लिखा हुआ कवि अच्छी कविताओं को एक तरफ रख देता है और लोकप्रिय कविताएं सुनाने की कोशिश करता है वहाँ पर जो कविताएं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कवि सम्मेलन में 3 घंटे 4 घंटे में कि जिसमें बौद्धिक कविताएं सुनी जाती हैं। अच्छा। और वो घंटे 1.5 घंटे का समय थोड़ा मनोरंजन चाहो कि साहब ताली बजनी चाहिए, तो फिर बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन काम है।
और सवेरे का अखबार पढ़ करके शाम को आप उस पर कविता सुनाओ तो कौन सुनेगा? किसे फुर्सत है? क्यों सुनेगा? कुछ अखबार पढ़ना बंद कर दिए विष्णु ने तो। अखबार मेरे पास 5 अखबार आते हैं और मैं उनको मुश्किल से 20 मिनट में पढ़ लेता हूँ। कुछ भी नहीं होता उनमें। तो ये जो बातें हैं, ये पीढ़ियों के और श्रोताओं की पीढ़ियों में जो बदलाव आता चला जा रहा है, उसका कई अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करना पड़ा आपको। अच्छा, और हिंदी का झगड़ा कतई नहीं है। जैसे ट्रेन लेट है, तो आप लिखते हो देवनागरी से तो झगड़ा नहीं ना, तो उसमें लिख दिया करो, क्या बिगड़ता है? ठीक बात है। लेकिन अब आप उसका अंग्रेजी लिखोगे ना, जैसे मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जिस तरह की एक, मान लीजिए एक अभियान है कोई, उसका अंग्रेजी नाम ही लिखे हैं तो कौन पढ़ेगा ना, कौन समझेगा उसे? उसका हिंदी में तो नाम लिखो यार। बिल्कुल। तो हिंदी के लिए कोई बुरा समय नहीं है, हिंदी के लिए समय अच्छा है, लेकिन आपकी पीढ़ियों को थोड़ा सा जगाइए आप उनको कि ये जाग जाए पीढ़ियाँ, तो थोड़ा हिंदी का और ज़्यादा हित होगा। हिंदी का तो भविष्य खराब है ही नहीं। सर, आपने मंच पर गीत भी पढ़े, कविता पढ़ी, फिल्म में भी आपने लिखे, फिल्म के लिए लिखे और करीब 25-26 फिल्म में लिखे मैंने। अच्छा। लेकिन मैं बम्बई में रह नहीं सकता था जी, इसलिए नहीं लिखे। बिल्कुल। अब जैसे मेरा प्रसिद्ध गीत है, वो है उसका रेशमा शेरा का तू चंदा में चांदनी। जयदेव वो गीत लिखवाने के लिए भोपाल आए जब मैं मिनिस्टर था, और मिनिस्टर की हैसियत में मैंने गीत लिख दिया। तो क्या मिनिस्टर ने गीत लिखा है? कभी नहीं गीत लिखा, कभी बिल्कुल अलग। रात को मैं दफ्तर से आया वल्लभ भवन से, और हारमोनियम लेके हमने उनसे कहा, आपके जयदेव जी तो मेरा स्वप्न पुरुष था, सपने आते थे जयदेव तो, मैं चाहता था कि इनके साथ काम करूँ मैं। उनकी डायरी में मेरे 70 गीत चले गए, उनके साथ ही मर गए। तो वो डायरी कहाँ गई आज तक पता नहीं। क्या करो, लिख करके दो, किसको दो, क्या करें? उनने किसको दिए मुझे क्या पता। तो जैसे जैसे समय मिलता गया ना, मुझसे लिखवाते गए तो मैं लिखता गया। आज भी कोई लिखवाए तो आज भी लिख दे, लेकिन वो कहे कि यहाँ बम्बई आकर के लिखो, नहीं लिखूँगा। यहाँ आ जाओ, बैठो, गाँव देखो, वातावरण देखो, उसके बाद हमसे गीत की बात करो। 2 घंटे में लिख दिया मैंने तू चंदा में चांदनी। आप देखेंगे कि कोई दिक्कत नहीं हुई। राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों की कोई ऐसी स्मृति जहां आपके समय जो आपके प्रेरणा स्रोत रहे हों, उनमें से कोई ऐसे कवि जिनकी आप? दिनकर जी की अध्यक्षता जी, और चौहान साहब, वो आपके सुरक्षा मंत्री वाई बी चौहान, सुरक्षा मंत्री, रामलीला मैदान सुनने वाले कम से कम 1.25 लाख से ज़्यादा लोग, 75-80 हज़ार। और मैंने कविता पढ़ी, चलो देश के लहो लाल लो माँ ने तुम्हें बुलाया है, चीन के आक्रमण के समय। और उसके बाद झोली फैला दी दिनकर जी के कहने से, तो लाखों रुपए इस झोली में आ पड़ा, और वो सब राष्ट्रीय कोष में गया। कान के बुंदे, मंगल, ये गले के हार, महिलाएं डाल गई। हाँ, महिलाओं ने, सबने, किसी ने घड़ियाँ, किसी ने नोट, सब डाल दिए। सही बड़ी दिनकर ने अपनी डायरी में इसका किया, इसलिए कह रहा हूँ मैं। दिनकर जी ने डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मुझे मेरा उत्तराधिकारी आज मिल गया है। तो वो डायरी। आपके काव्य जगत के जो प्रेरणा स्रोत हैं, इनके नाम आप? ओ, बहुत अच्छा किया का ये सवाल कर लिया जी। मैं सबको बताता हूँ जी। कविता के क्षेत्र में मेरे 3 लोग हैं जिनका मैं आभारी हूँ। दिनकर जी एक जी, और दूसरे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी, और तीसरे हमारे